पूर्व में आप लोगों का अध्ययन कराया गया था। आज आपको हम अक्टूबर के बाद क्या हुआ, जैसे अपन अक्टूबर बोलते हैं लेकिन वास्तविक रूप से इंग्लिश में अक्टूबर आ ही जाता है, इसलिए अक्टूबर के बाद क्या हुआ या क्या बदला, है ना। तो आज इसी का हम आपको अध्ययन कराने जा रहे हैं। ठीक है। अब होता ये है कि अभी वर्तमान में जो वो जैसा कि अक्टूबर के बाद क्या हुआ, अक्टूबर के बाद वास्तव में हुआ क्या था। जो बोल सेविक थे, तो बोल सेविक जी ने जो निजी संपत्तियाँ थी, तो बोल सेविक जी निजी संपत्तियों की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। खिलाफ यानी उसके विरोध में थे कि निजी संपत्ति के किसी का व्यक्तिगत अधिकार के खिलाफ थे। इसलिए उन्होंने जो निजी संपत्ति थी, तो निजी संपत्ति की व्यवस्था की के पूरी तरह खिलाफ थे और ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का उन्होंने क्या किया था, ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, है ना। तो नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था और उनका जो उनका स्वामित्व और प्रबंधन था वो सरकार के नियंत्रण में आ चुका था, है ना। किनके नियंत्रण में? सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। अच्छा, तो जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। क्या हुआ था? जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। फिर किसानों को सामंतों की, जो समान संपन्न लोग थे, तो किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई, है ना। तो जो सामंत लोग थे उनकी ज़मीनों पर खुली छूट दे दी गई कब्जा करने की। फिर क्या हुआ, शहरों में बोल सेवकों ने, जो बोल सेवक थे, तो बोल सेवकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के, जो मूल सेवकों ने क्या किया, जो मकान मालिक थे, तो मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा यानी पर्याप्त ज़मीन छोड़कर उनके बड़े बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके या मिल सके और वो भी अपना गुजर बसर कर सकें। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पद्धतियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। क्या हुआ, जो पुरानी पद्धति थी अभिजात वाली, तो अभिजात वर्ग द्वारा जो पुरानी पद्धतियाँ थी, तो उन पदवियों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी, है ना। तो परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए, जो परिवर्तन को मतलब इस चीज़ के परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। जो सेना के अधिकारी थे, सैनिक थे, उनकी और अधिकारी थे, उन सब की क्या हुआ, वर्दी बदल दी गई। फिर इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिधान प्रतियोगिता समझते हैं ना आप लोग, जैसे अपने भारतवर्ष में होती है, देश विदेश में होती है, मिस वर्ल्ड हो गया, हैं, तो मिस यूनिवर्स हो गया। तो इस तरीके से परिधान यहाँ वहाँ पर एक अलग प्रकार की जो प्रतियोगिता हुई थी, कैसे जो वर्दी बदल दी गई। तो इसके बाद में इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। क्या है, जो सोवियत की टोपी थी उसका चुनाव किया गया, है ना। तो जब चुनाव किया गया, फिर क्या हुआ, ये सोवियत टोपी देखिए आप, ये टोपी दिख रही सोवियत की है ना। परिधान बदलने के पश्चात इसका ये परिदृश्य है सोवियत टोपी का। फिर क्या हुआ, बोल सेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। क्या रख दिया गया, बोल सेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। फिर नवंबर 1917 में बोल सेवकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। क्या कराया, संविधान सभा के लिए चुनाव कराए। लेकिन इस चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। क्या हुआ, चुनाव कराए लेकिन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। परंतु जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल सेविकों के, किसको,
1918 में असेंबली ने बोलशेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया। किसको प्रस्ताव को खारिज कर दिया? बोलशेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। लेनिन ने, फिर क्या हुआ? लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। क्या कर दिया लेनिन ने? वह जो असेंबली थी उसको क्या किया उन्होंने? ख़त्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया। उनका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। क्या है? जो सोवियत कांग्रेस है कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोलशेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। संधि के तात्पर्य मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? बहुत सरल साधारण है, शब्दों से स्पष्ट आभास हो रहा कि इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है? तो जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्से लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। क्या रह गई? रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। क्या किया गया था? अखिल जो रूसी पार्टी थी, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था और रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। क्या बन गया? रूस जो है एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ है मालूम है आपको? ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। क्या होता था? जो ट्रेड यूनियन होते थे इन पर क्या होता था? पार्टी का नियंत्रण रहता था, दबाव रहता था, पूर्ण रूप से उनकी देख रेख, उनकी निगरानी रहती थी। इसी प्रकार से गुप्तचर पुलिस जिसके पहले चेका और बाद में OGPU तथा LKVD का नाम दिया गया। फिर क्या हुआ? बोलशेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। क्या होता था? जो बोलशेविक थे तो उनकी जो आलोचना करता था, बुराई करता था, तो उनकी आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। फिर बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। क्यों आकर्षित हुए? क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। जो अन्य लोग थे समाजवाद एवं परिवर्तन के प्रति समर्पित थे, उनका समर्थन था। फिर अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। क्या किया? वास्तुशिल्प से तात्पर्य हम आपसे पूछेंगे। आप इस क्षेत्र के नागरिक हैं, छात्राएं हैं, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें कि कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण, जो पार्टी द्वारा थोपी गई थी सेंसरशिप, इसके कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोह भंग भी होने लगा। क्यों भंग होने लगा था मोह? देखिए आप, ये दिखाया जा रहा है चित्र में, इससे स्पष्ट झलक रहा है क्यों मोह भंग होने लगा था, है ना? कि मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन से संबंधित है, परंतु लोगों का मोह भंग होने लगा था। फिर उसके पश्चात क्या हुआ? इसके पश्चात मालूम क्या हुआ? देखिए, ये हुआ गृह युद्ध। तो अब गृह युद्ध के संदर्भ में आपको बता रहे हैं, जैसा पूर्व में दिया गया था, इससे जुड़ा हुआ। तो जैसा मोह भंग होने के बाद में क्या हुआ? जब बोलशेविकों ने ज़मीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। जो रूसी सेना थी एक दलीय के रूप में जिनको स्थान मिल गया था, वो भी क्या हुआ? धीरे धीरे टूटने लगी। फिर ज़्यादातर सिपाही किसान थे। क्या था?
उसमें ज़्यादातर सिपाही जो थे क्या कौन थे? किसान थे, और वे भूमि निर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? भूमि निर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे, है ना। तो सेना छोड़कर जब जाने लगे तो गैर बैल सेविक समाजवादियों ने गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। किसकी निंदा की? बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियां संगठित करने लगे। उनसे लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए अपनी अपनी टुकड़ियों में सबको संगठित करने लगे। और 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्यवाद के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। किनका? जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। किनका किनका समर्थन मिल रहा था? फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। अच्छा, ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। किनको फलते फूलते नहीं देखना चाह रही थी ये सभी शक्ति? समाजवाद को फलता फूलता नहीं देखना चाह रही थी। इसलिए इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी लूटमार तो आप सभी लोग समझते होंगे। लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्या बड़े पैमाने पर फैल गई। फिर व्हाइट हाउस में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी क्या हुआ? काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। उनकी हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी सम्राट के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। है ना बच्चों, समझ रहे हैं ना? किनका नियंत्रण कायम हो चुका था? बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। और उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रवादी और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। फिर समझ रहे ना, फिर कामयाबी मिली थी। और फिर जहाँ रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहाँ यह मदद काम नहीं आ सकी। फिर रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर यह मदद काम नहीं आ सकी। फिर मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। समझ रहे हैं बात को आप? बड़े पैमाने पर क्या किया? कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। देखिए किस प्रकार से परिस्थितियाँ बनती हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। आखिर आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को
सोवियत संघ NSSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। किनके द्वारा? रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया। फिर राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई और फिर क्या राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई, लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर, जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे मुद्दतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थीं। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए, आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। फिर क्या हुआ? अब हम जो देख रहे हैं समाजवादी समाज का निर्माण। अब ये समाजवादी समाज का निर्माण शब्दों का उद्बोधन देखिए कहाँ से परिस्थिति राजनीतिक पिता की, राजनीतिक इतिहास की किस प्रकार से कहाँ जाके कैसी बसती है। विचित्र किंतु सत्य वाला पहलू है। इसको हमको बड़े दिमाग और ध्यान से समझना है, और जिसने इस चीज़ को समझ लिया जिस छात्र ने, तो वो गणित, इतिहास, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान सभी चीज़ को पूर्ण रूप से समझ सकता है, क्योंकि इसके शब्दों का उद्बोधन घुमा फिरा के दिया है। और ज़रा सा दिमाग में बैठा लूँ तो आप पूरा पहलू का इसका निष्कर्ष निकाल के स्पष्ट कर सकते हैं। तो अब हम जैसा कि अभी आपको बताया, अब समाजवादी समाज का निर्माण, समाज तो है लेकिन समाजवादी समाज का निर्माण पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे क्या है, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। किसको जारी रखा? उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। क्या क्या हुआ? उस ज़मीन के लिए छूट दे दी गई। किनको? जिनका समाजीकरण किया जा चुका था। अच्छा, जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। समझ रहे हैं हम? जो जब्त किए हुए खेती किसानी होती थी, तो जब्त किए हुए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता, सार्वजनिकता क्या होती है। इसलिए शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। क्या की व्यवस्था लागू की गई? केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। फिर अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था से तात्पर्य पूछूंगा बच्चों आपसे, बहुत सरल है, हम और आप प्रतिदिन उसमें गुजरते हैं इस बात को लेकर। तो अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है, इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू कर दी। जब पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू की तो पहली दो योजनाओं सन 1927 से सन 1932 और सन 1933 से सन 1938 तक के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। क्या किया? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतों को क्या किया? स्थिर कर दिया कि यथावत रहेगी, अब इससे आगे पीछे कोई कीमत नहीं बढ़ाएगा, ना बढ़ेगी। फिर केंद्रीकृत नियोजन से अधिक विकास को काफ़ी गति मिली। क्या हुआ? जो केंद्रीकृत था, तो केंद्रीकृत की जो नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। फिर औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। फिर 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए नए औद्योगिक शहर अस्तित्व में आए। क्या हुआ? जो नए नए उद्योग थे तो नए नए औद्योगिक शहर के अस्तित्व में आए। और मगर
तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। क्या हुआ? जो तेज निर्माण था, तो तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थिति खराब होने लगी। फिर मैग्नेटोगोर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। कब कर लिया गया? 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। फिर इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। क्या हुआ? जब नियंत्रण कर लिया गया 3 साल के अंतराल में, तो मजदूरों को क्या हुआ? बड़ी सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी। सख्त जिंदगी से तात्पर्य आप समझ रहे हैं? इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करें कि सख्त जिंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका। क्या हुआ? जो पहला नतीजा था, तो इस पहले नतीजे में ही पहले ही साल में 550 बार काम रुका। फिर रिहायशी क्वार्टरों में जड़ों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के पार दौड़ कर जाते थे, है ना? शौचालय के लिए 40 डिग्री पार कर 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर सड़क के उस पार जाने लगे, है ना? सड़क पार दौड़कर जाते थे। फिर एक विस्तृत शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई। जो विस्तृत शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए खास इंतजाम किया गया, है ना? क्या किया गया? दाखिला दिलाने के लिए विद्यालय में खास इंतजाम किया गया। जैसा कि ये चित्र में आप स्पष्ट दर्शाया गया है, देख सकते हैं, है ना? दोनों साइड में दिख रहा है आपको, तो स्पष्ट रूप से। फिर उसके पश्चात ये भी बताया गया है कॉलेज प्रांगण, महाविद्यालय प्रांगण, है ना? और महाविद्यालय कक्ष। अब होता ये है कि जब उनके लिए अच्छी व्यवस्था की गई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? महिला जो कामगारों के बच्चों के लिए, जो महिलाएं थी, तो उन कामगार महिलाओं के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बलवाड़ियाँ खोल दी गई। क्या खोल दी गई? फैक्ट्रियों में बलवाड़ियाँ खोल दी गई, है ना? और सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई। मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। जो मज़दूर थे उनके लिए आदर्श से तात्पर्य आप समझने का प्रयास करें। एक अच्छे, ना खराब ना अच्छे, ना स्टैंडर्ड, न इस प्रकार से सामान्य सुव्यवस्थित आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन सीमित थे। क्या थे? सरकारी संसाधन सीमित थे। अब हम आ रहे हैं स्तालिनवाद और समूहिकीकरण पर, है ना? स्तालिनवाद और समूहिकीकरण पर। तो जैसा कि नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के समूहिकीकरण से पैदा हुई। काहे से पैदा हुआ? खेती के समूहिकीकरण से पैदा हुई। फिर तबाही से जुड़ा हुआ था, परंतु सन 1927-28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। कहाँ पर पैदा हो गया अनाज का संकट? रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। फिर सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। क्या किया था सरकार ने जब संकट पैदा हो गया अनाज का? कहाँ पर? रूस के शहरों में। तो सरकार ने क्या किया था? अनाज का जब भारी संकट पैदा हो गया तो सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी।
है ना। फिर उससे ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता, है ना। जितनी कीमत जो उन्होंने तय की थी उससे ज़्यादा कोई कीमत अनाज नहीं बेच सकता, कीमत उससे ज़्यादा कीमत पे। और लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। क्या था, किसान जो थे उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। फिर लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन, कौन, जो लेनिन के बाद जिन्होंने कमान संभाला स्टालिन ने, तो स्टालिन ने स्थितियां से निपटने के लिए क्या किया, कड़े कदम उठाए। जब इस स्थिति को देखा कि ऐसी स्थिति बन रही है अनियंत्रित वाली, तो फिर उन्होंने कड़े कदम उठाए। और उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं, परंतु स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। समझ रहे हैं, जो अनाज था स्टॉक में उसको जब्त करना जरूरी था। फिर उन्होंने क्या किया, 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। क्या, जहाँ पर अनाज उगता था वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र का दौरा किया, भ्रमण किया। फिर उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुल्कों के, किनको, कुल्कों के ठिकानों पर छापे भी मारे। परंतु रूस में संपन्न किसानों को कुल्क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रूस में जो संपन्न किसान थे, सक्षम, संपन्न, धनी धोरी, तो इन किसानों को कुल कहा जाता था। समझ रहे बात को आप। फिर क्या हुआ जब कुल कहा जाता था, फिर जब फैसला लिया जी, जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के समूहीकरण का फैसला लिया गया। क्या किया गया, अनाज की जब देख रहे कमी अभी भी बनी हुई है, फिर उन्होंने क्या किया, किन्होंने क्या किया, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। वैसे स्पष्ट बता चुका हूँ लेनिन ने, तो लेनिन के बाद फिर किन्होंने संभाला गया, है ना। तो अनाज की कमी पड़ने पर क्या हुआ था, जब अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के समूहीकरण का तात्पर्य संग्रहित, इकट्ठा, सभी का एक साथ समूहीकरण का फैसला लिया गया। फिर इस फैसले के पक्ष में एक तर्क दिया गया। क्या तर्क दिया गया, कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। क्या तर्क दिया गया था कि अनाज की कमी का कारण क्या था। मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अनाज की कमी का कारण क्या था, है ना, तो उत्तर सीधा सा है, क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए अनाज की कमी का कारण हुआ। परंतु 1917 के बाद किसानों को सौंप दी गई। क्या किया गया, 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। फिर इसके फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे, जिन आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुल्कों का सफाया करना पड़ा। कुल्कों से तात्पर्य समझ रहे हैं ना, पूर्व में अभी अपन ने अध्ययन किया है, स्वतंत्र, संपन्न, सक्षम, धनी धोरी, है ना, बड़े लोग। तो कुल्कों का सफाया किया गया, तो संपन्न लोगों को सफाया किया गया है। फिर सफाया करना किसानों से जमीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। क्या माना गया, खेत बनाना जरूरी माना गया। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, है ना, चित्र में स्पष्ट दिख रहा है ना। तो फिर अब जैसा कि समूहीकरण के दौरान एक पोस्टर ये बना हुआ है, आप देख रहे हैं पोस्टर,
यहाँ इसी से स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। काय का कार्यक्रम शुरू हुआ? स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। फिर सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। फिर इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। क्या किया? इस फैसले से किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। जब जानवरों को ख़त्म करने लगे तो क्या हुआ? 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। कितना? 1/3 कमी आ गई। 1/3 से तात्पर्य हम पूछेंगे आपके प्रश्न में, ठीक है? अच्छा, समूहीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। जो समूहीकरण का विरोध करते थे, समूहीकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश निकाला दे दिया गया। समूहीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे ना तो अमीर हैं और ना ही समाजवाद के विरोधी हैं। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रखने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। फिर क्या हुआ? समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खबर 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, है ना? और फिर जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। किससे? 40 लाख लोग से ज़्यादा लोग मारे गए। तो पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और समूहीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोग पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते जाते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या श्रम शिविरों में भेज दिया गया, है ना? क्या किया गया? भेज दिया गया था। फिर ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोग यातनाएं देकर उनसे इस आश के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है और इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि उन्होंने सामाजिक आधार पर लिखवा लिया गया था, इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग भी थे। समझ रहे बात को? इनमें ये चित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं, है ना? कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे, जैसे विशाल सामूहिक फार्मों में काम करने के लिए जुड़ी किसान महिलाएं, है ना? ओके, नर्मदे हर। मैं बच्चों इस अध्याय के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछूंगा अभी 2-4 दिन में, और अभी अवकाश के दिनों में पूरा ध्यान देना है आपको।